starting with chapter number 6, responsibilities of business. बिजनेस का पहले तो किसको किसको लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? सोसाइटी, एक मिनट, एक एक करके भाई. सोसाइटी, एम्प्लॉई होता है, एक मिनट, शेयर होल्डर्स, और इफ आई कैन से एज इन्वेस्टर्स. हाँ, फिर कंज्यूमर्स. हाँ, परफेक्ट. एनवायरमेंट, गवर्नमेंट, यस, और कौन? लायबिलिटीज है. लोन नहीं लिया होगा तो बिजनेस ने. Now people usually ask, shareholders are the owners, investor, दोनों अलग अलग होता है. ये जितना भी पॉइंट्स लिखा है ना उतने सारे आंसर्स हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड एम्प्लॉय, टुवर्ड शेयर होल्डर, टुवर्ड कंज्यूमर, टुवर्ड एनवायरमेंट, टुवर्ड गवर्नमेंट, टुवर्ड ओनर, टुवर्ड सोसाइटी. सब में 5-5 नहीं 8-8 9 पॉइंट्स है. हाँ हाँ, वही मैं तो वही क्वेश्चन क्या ओनर रिवर्स खेल रहा है तू क्या? पास. मैं वही पूछ रही हूँ, ओनर और इन्वेस्टर अलग कैसे है? क्योंकि तुम्हारा ना फर्स्ट आंसर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर, और सेकंड आंसर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स इन्वेस्टर. ओनर्स एक्चुअली बिजनेस रन करते हैं, इन्वेस्टर्स बस पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं. शेयर होल्डर डजंट प्रॉपरली ओन, खाली वो एजीएम में नाश्ता पानी के लिए शेयर खरीदते हैं. बस इन्वेस्ट करता है ना. करेक्ट, मोर और सो फार करेक्ट. ओनर्स आर द वन जिसका आइडिया था. इन्वेस्टर, तुम लोग शार्क टैंक देखो, तुम लोग देखते हो? शार्क टैंक में ओनर्स कम इन, दे पिच देयर आइडियाज एंड देन शार्क्स इन्वेस्ट. तो शार्क्स जो है वो इन्वेस्टर होते हैं, और जिसका प्रोडक्ट है, जिसका आइडिया है, जो कंपनी चलाता है, वो ओनर्स होते हैं. समझा तुमको फर्क? बट मैम इन्वेस्ट करने के बाद तो दोनों शेयर होल्डर ही हो जाते हैं. दोनों शेयर होल्डर हो जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टर चलाता नहीं है कंपनी. तेरे को क्या लगता है शार्क हर एक के मैनेजिंग कमेटी में जाके बोलते हैं क्या डिसीजन कॉल लेना? नहीं, दे आर देयर फॉर प्रॉफिट ओनली, कि मैंने पैसा डाला है, मुझको प्रॉफिट चाहिए. क्लासेस का तो देख ले, इट इज रन बाय टीचर्स, मैनेजमेंट, पैसा उनका लगा है क्या? ओनर. वो इन्वेस्टर को फर्क नहीं पड़ता है. ओनर, यस यस, एवरीवन हैज शेयर्स इन द कंपनी. इफ यू स्टेक, एक मिनट, शेयर होल्डर्स आर इक्विटी होल्डर्स. स्टेक होल्डर मतलब वो कंपनी में कहीं ना कहीं स्टेक है. अगर आप क्रेडिटर हो ना, तो भी आपका उस कंपनी में पैसा है, तो भी आप स्टेक होल्डर में है. ऐसा समझा? ओनर और इसमें फर्क. इन्वेस्टर में ओनर का एक्चुअली आइडिया होता है, इन्वेस्टर्स खाली पैसा डालते हैं कि मेरे को लग रहा है कि आइडिया बहुत अच्छा है, ये चलेगा आगे, लेकिन मेरे पास काम करने का टाइम नहीं है, पैसा बहुत है मेरे पास, तो कैन आई से आई जस्ट पुट सम फंड्स इन इट. ये लो, ये पैसा है, आप हर मंथ मेरे को इतना इतना देते रहना, आपको जो कॉल लेना है लो. ओनर को भी अच्छा पड़ गया कि थोड़ा पैसा मिल गया तो एक्सपैंड कर सकते हैं. शार्क टैंक का पर्पस क्या रहता है? शार्क टैंक में प्रोडक्ट देने का कि उनको और पैसा चाहिए एक्सपैंड करने के लिए, कि भाई अभी थोड़ा और पैसा मिलेगा एक्सपेंड करने के लिए, वी विल पुट मोर ब्रांचेस, वी विल अर्न मोर एंड गिव देम मोर. इन्वेस्टर इज आल्सो हैप्पी, ओनर इज आल्सो हैप्पी. समझा? ओनर को लेके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? कैपिटल, उसपे इंटरेस्ट. ओके, सबसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? परफेक्ट. क्या होगा? फिर okay, I will give a right word for that. Can I say efficiently business manage करना? फिर
तन्वी तू बोल बघा खा रही थी बिचारी मस्त यार ऐसा ओनर होकर सोचो तुम क्या सोचो ओनर और सोचो क्या चाहिए तुमको बिजनेस में प्रॉफिट तो इसमें एक पॉइंट है एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन क्या फ़र्क है दोनों में मैंने ये क्लास में पहले भी बताया एक्सपेंशन एक ही सेक्टर का अपना डाइवर्सिफिकेशन की अलग-अलग सेक्टर्स में प्रोफेशनल एकेडमी की एक और ब्रांच डाली इट विल बी नोन एज एक्सपेंशन प्रोफेशनल एकेडमी ने CFA लॉन्च कर दिया इट विल बी नोन एज समझा फिर परफेक्ट तुम्हारे इसमें दिया है मिनिमाइज वेस्टेज एज गुड एज कॉस्ट हाँ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वेरी गुड अंदर का माइकल वास जाग गया आपके सीए पढ़ा रहे हो सीए के चालू कर लो फिर भी सेक्टर का एजुकेशन मैंने पूरा लाइन ऑफ प्रोडक्ट अलग कर दिया मेरा कंज्यूमर बेस ही अलग है अभी सीए वाले बच्चे वो होते हैं जो 12th से डिसाइड करके बैठते हैं 11 12 CFC कॉम्बो लेते हैं CFA वाले ऐसे नहीं होते पूरा अलग मार्केट होता है उनका पेपर स्टाइल अलग होता है देयर फर्स्ट एग्जाम इज प्योर MCQ लेवल एग्जाम इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट मार्केट और कुछ अरे एक और चीज भूल रहे हो सोचो 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 प्रॉफिट अल्टीमेटली प्रॉफिट के लिए करेंगे वो satisfy the consumers ओके सम satisfy the consumer for what for trust building trust हाँ हाँ उसके लिए क्या वर्ड है हाँ तुमको फोन आया ऊपर से क्या आ जाओ सब टीचर आ गए तुम मान लोगे तुम लोग क्या आर्टिकल से आ रहे क्यों कहने से ट्रस्ट फैक्टर नहीं है ट्रस्ट इश्यूज हो गए हम लोग को हाँ के ना वाई बिकॉज बिजनेस हैज फेल्ड टू क्रिएट गुडविल क्या वेरी बोल्ड एग्जाम समझा तुमको अरे ओनर को बेसिकली क्या चाहिए कि व्हेन पीपल टॉक फॉर एग्जांपल टाटा तुम उधर कुछ भी कंप्लेंट इन लाइफ आई डोंट नो हाउ फैसिनेटेड यू आर टू ट्राई लग्जरियस होटल्स ट्राई ताज तू कुछ भी कंप्लेंट कर छोटे से छोटा वो लोग ऐसे सॉल्व करेंगे ना ऐसे नासा लेवल प्रॉब्लम बताने आए हो तुम लोग क्या 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 ये मैं अभी देख क्या तो ऐसा नहीं है 5 जन लगे हुए वो प्रॉब्लम देखने में और एज गुड एज अ माइन्यूट प्रॉब्लम वेरी वेरी मैं there's a Taj right near airport so it has a city view it has a runway view मैंने बोला नहीं हम तो रनवे व्यू लेंगे अब रनवे व्यू में क्या है ना एकदम एंड में रूम मिला रनवे दिख रहा है लेकिन प्लेन तो पहले ही उड़ के जा रहा है खाली रनवे दिख रहा है और मैंने उसको फोन किया उसके लिए क्या भाई रनवे व्यू दिया है तूने लेकिन प्लेन तो पहले से ही उड़ के लैंडिंग हो रहा है मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है 5 एम्प्लॉय आके दूसरा रूम ढूंढ रहे हैं कि यस यस हम लोग आगे का रूम करा रहे हैं फिर मेरे को फोन ऑप्शन आ रहे देखो ये वाला रूम है लेकिन वहाँ पर ना ट्विन बेड है ये वाला रूम है ना लेकिन वो नीचे है तो आपको वहाँ से पूल नहीं दिख सकता लेकिन ये वाला जो रूम है वो आपके लिए शायद परफेक्ट रहेगा आप एक बार देखना चाहेंगे और मैं सोच रही इतनी मेहनत इधर ऊपर हम लोग कितनी बार बोलना हो कि भूख नहीं आ रहा है टेस्ट नहीं आ रहा है तो कोई सुन नहीं रहा है इधर तुम लोग एक रनवे के लिए इतना मेहनत करो जबकि रनवे व्यू में रनवे व्यू दिया भी है ऐसा नहीं बोला था कि प्लेन उड़ता हुआ दिखेगा सो दिस इज क्रिएटिंग गुडविल के मेरे को मालूम है प्लस इफ यू सी इन टाटा कंपनी तुम लोग बिजनेस एथिक्स का वो लोग लिस्ट निकालते हैं ऑलवेज देयर रैंकिंग इज हाई आई थिंक देयर वाज वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बाय मुकेश अंबानी आई हैव ऑल द मनी इन वर्ल्ड but unable to buy the respect that Ratan Tata commands. And this fact, whenever I ask also this question, कौन सा better है, Reliance Tata, सब लोग टाटा बोलते हैं, क्यों? वो नहीं पता, लेकिन टाटा, नाम वही आता है. समझा तुमको? Got your few points. Investors के लिए क्या responsibilities होगी? हाँ? Okay.
इन्वेस्टर को क्या चाहिए? मैक्सिमम रिटर्न्स। और इन्वेस्टर रोज बिजनेस चलाने आता है क्या? उसको मालूम है क्या होता है क्या नहीं? वो किसको पूछेगा? ओनर को। ओनर झूठ भी तो बोल सकता है ना। तो क्या इन्वेस्टर को चाहिए? तुम्हारे रिलेशनशिप वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, मैक्सिमम रिटर्न्स, ट्रांसपेरेंसी, नो ट्रस्ट इश्यूज। और रिलेशनशिप से याद आया, रेगुलर मीटिंग्स। हाँ चाहिए इन्वेस्टर को रेगुलर मीटिंग के, भाई बार बार मिलते रहो। और इसका भाई इतना रिलेशनशिप में मत घुस के बता रहा लास्ट नाइट कहाँ था तू, ऐसा नहीं। डिविडेंड मेरे को लगा एविडेंस। लगा वो क्या रिलेशनशिप का पॉइंट बोला है ना, तो मैक्सिमम रिटर्न्स, डिविडेंड विल बी अ पार्ट ऑफ द रिटर्न्स। गुडविल को मैं अगर अच्छी भाषा में लिखूँ तो कैन आई से मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज? सॉल्वेंसी एनीवन? Tupperware is not solvent anymore. What does this mean? Do you know Tupperware is filed for bankruptcy? Solvent insolvent, dissolved, अभी dissolution के bankruptcy के कगार पे आ गया है। Tupperware is filed for bankruptcy now. खरीद ही नहीं रहा था दूसरी बार कोई। कैफे कॉफी डे ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था, उसके ओनर ने आई थिंक कुछ सुसाइड किया है। लेकिन उन्होंने सुसाइड कर लिया। हाँ तो वही ना, दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्टर कर लिए तो गुडविल बचा ही नहीं ना कि अभी बिजनेस का कुछ गुडविल है। मैगी रातों रात बैन हो गया था तो बाद में कम बैक किया। नो डाउट मैगी पे पता है बहुत सारा थियरीज चल रहा है। आइडियली कोई प्रोडक्ट इतना टाइम तक मार्केट से बाहर रहता है ना तो कंज्यूमर भूल जाता है। मैगी के लिए लोग पागल थे, डीमार्ट में लाइन लगते थे, मैगी आ गया मैगी आ गया, मतलब पता नहीं कुछ नशा वशा करते हैं मैगी का लोग इधर में। ये मैगी स्टॉक आउट हो रहा है हर 2 दिन में, डिस्पाइट ऑफ नॉट बीइंग इन मार्केट फॉर 6-7 months। देयर वर सो मेनी अल्टरनेटिव्स जो आ गए थे, नन ऑफ देम कुड बीट मैगी। सो MBA कॉलेज में पता है ये सब पढ़ाते हैं, बिजनेस कमबैक्स और ये सब को लेकर, तो उसमें बहुत सारी थियरीज मैगी पे बनी है। दैट काइंड ऑफ गुडविल इन्वेस्टर्स वांट। तुम हो नहीं हो, पब्लिक को चाहिए ही चाहिए, समझा? अभी बहुत सारे पॉइंट्स रिपीटेटिव है, खाली एक बार अपन बुक में देख लेते हैं। फर्स्ट इज प्रॉफिट एज वी डिस्कस्ड, सेकेंड इज एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मतलब अभी ना पढ़े, उसमें एग्जांपल तो वैसे ही नहीं दिया है। हाँ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इन टच विथ समवन who has 100 kids in 12th और उसके बाद वो फाउंडेशन नहीं चलाता है, कैन आई से एज एन ओपन ओनर मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है तो फाउंडेशन चला नहीं रहा है, उसके पास 100 बच्चे हैं, फिर वो इधर उधर जाते हैं, उसके साथ मैं टाइप कर लेता हूँ, हर बच्चे पे तेरे को 5-5 हज़ार दूंगा, समझा? 100 बच्चे पे 5 लाख तू रख ले, वो भी खुश, 5 लाख मिल रहा है उसको। पहले बच्चा है वैसे ही 12th के बाद कहीं भी चला जाता था उसको बोले बिना, अब 5 लाख भी मिल रहा है, ओनर को भी फायदा हो गया। Every single opportunity has to be, तो ही तुम ओनर। Have you seen reels of niche hair by Parul Gulati? She talks so much कि
कभी मैं डेटा एनालाइज कर रही थी, मैंने देखा कि इंदौर में कस्टमर्स के बहुत ऑर्डर आ रहे हैं, नाउ आई एम प्लानिंग टू ओपन अ न्यू स्टोर इन इंदौर. शी डजंट लीव अ सिंगल अपॉर्चुनिटी अनटर्न्ड. जब भी वो गोवा का सीजन रहता है लास्ट में एंड में, जब वेकेशन में सब फटाफट गोवा जाते हैं, उसने एक वर्कशॉप डाल दिया गोवा में. एवरी सिंगल अपॉर्चुनिटी इज एक्सप्लोर्ड बाय ओनर, देन ओनली यू आर गुड ओनर. वरना तो मतलब ही नहीं है ना, तो एम्प्लॉय ऐसा काम हो गया, जितना बोला उतना करके दे दिया. तो समझा. नेक्स्ट, ये 4 पॉइंट ना अलग अलग फॉर्म में दिए. ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल. ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल मतलब मैक्सिमाइज यूज करना और वेस्टेज कम करना. मिनिमम वेस्टेज, एफिशिएंटली मैनेज करना और इफेक्टिव यूज ऑफ ओनर्स फंड. चारों का मतलब यही है कि वेस्टेज करना नहीं. समझा सबको. देन फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज. इसका मतलब किसी को एक्सपेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन वी हैव डिस्कस्ड. फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज. अभी मुकेश अंबानी को तो मालूम ही है कि इस क्वार्टर का प्रॉफिट अच्छा हुआ है, तो पता चला खुद ही शेयर्स खरीद रहा है सारा. फिर जैसे फाइनेंशियल्स पब्लिश हुआ, शेयर का भाव बढ़ जाएगा, फिर खुद ही बेच रहा है. ऐसा तो फिर ओनर ही कमाएगा ना. दिस इज नॉट अलाउड. समझा एवरीवन. पीरियोडिक इंफॉर्मेशन. कहने से लिस्टेड कंपनी को हर 3-3 महीने फाइनेंशियल्स देने पड़ते हैं, पब्लिक करना पड़ता है. तुम लोग भी डाउनलोड कर सकते हो. यू कैन डाउनलोड जियो का फाइनेंशियल्स, रिलायंस का फाइनेंशियल्स, एनी कंपनी दैट इज लिस्टेड यू कैन डाउनलोड द फाइनेंशियल्स. बीएससी इंडिया करके एक साइट है, उस पर जाकर तुम लोग को फाइनेंशियल्स मिल जाएंगे. ऑल द अनाउंसमेंट दैट दे डू, ऑल द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, दे अनाउंस एवरीथिंग. इधर तक क्लियर सब. एंड लास्ट इज क्रिएटिंग गुडविल. Our responsibility towards investor, conduct of meeting, return on investment, handling grievance. इसका क्या मतलब? इंग्लिश भी नहीं आ रहा है तुम लोग को. ग्रीवियंस मतलब, हाँ, तो हैंडलिंग ग्रीवियंस मतलब श्रद्धा कपूर हैज अ ब्रांड कॉल्ड एज पल्मोनास. मैं ना उसकी रील्स देख रही थी. रिसेंटली शी हैज डिक्लेयर्ड हरसेल्फ एज कस्टमर ऑफिसर, कि मैं कस्टमर से बात करके सारा फीडबैक लूंगी. तो वहाँ पे वो रील में दिखाया है कि हम लोग ने कस्टमर से फीडबैक लिया हुआ है. पीपल हैव टोल्ड के रिंग्स का आपके यहाँ पे साइज बहुत लिमिटेड है. देयर इज नो दिस काइंड, सम आई डोंट रिमेंबर, अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ज्वेलरी अवेलेबल इन योर ब्रांड. तो ऐसा मेरे को लग रहा था कि नहीं, नाइस इनिशिएटिव. टिल द टाइम आई सॉ कृति सैनॉन्स रील. उसका प्रोडक्ट है हाइफन करके, और उसमें वो बोलती है आई एम कस्टमर एक्सीलेंस ऑफिसर. तुमको समझ में आ रहा है, कृति सैनॉन खुद बैठ के फॉर्मूला नहीं बनाती है कि आओ एक प्रोडक्ट हाइफन का मैंने हाथों से बनाया, उसने खाली पैसा डाला है. ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कस्टमर का ग्रीवियंस हैंडल कर रहे हैं कि नहीं, मुझे लास्ट टाइम बताया गया था कि ये प्रोडक्ट में ऐसा है, सो वी आर चेंजिंग द फॉर्मूला नाउ. नाउ दिस इज द प्रोडक्ट. यू अंडरस्टैंड. एज अ कस्टमर आपको कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा अगर इन्वेस्टर इतना छोटा छोटा बात देख रहा है तो. समझा. टर्म तुम लोग देखो रील में, श्रद्धा कपूर की तो रील्स आई थिंक बहुत ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू कृति. आई थिंक कृति सैनॉन का भी इनफ इनिशिएटिव रहता है. दे बोथ टर्म देमसेल्फ एज कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स, कि वी विल टॉक टू कस्टमर्स एंड इम्प्रूव द ब्रांड. वी विल हैंडल द कंप्लेंट्स एंड ऑल द कंप्लेंट्स विल बी रिजॉल्व्ड. समझा सबको. मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज. इधर तक क्लियर. नोटबुक निकालो. मिस मेंटेनिंग गुडविल बिजनेस का रिस्पांसिबिलिटी कैसे होगा? सॉरी, मेंटेनिंग गुडविल बिजनेस का रिस्पांसिबिलिटी कैसे होगा? ओनर का ही काम है ना, वो का रिस्पॉन्सिबल, ओनर इज रिस्पॉन्सिबल ना. हाँ, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस के जो भी. बिजनेस चलाता कौन है? बिजनेस से ओनर क्या एक्सपेक्ट करेगा? प्रॉफिट, गुडविल. तुम्हारे बिजनेस में इंटरनली फ्रॉड हो गया, ओनर ने नहीं किया है, मान लो एम्प्लॉय ने कर दिया है कस्टमर के साथ, गुडविल तो हैम्पर हो गया ना.
तो पहली बार लिख रहा है. इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टर चलो डन. नेक्स्ट is the answer of responsibility of business towards employees. ये तो आना चाहिए. क्या क्या कर हो सकता है? क्वालिटी प्रोडक्ट्स Employees. फेयर रेम्यूनरेशन हाँ, पैसा दो भाई. जॉब सिक्योरिटी Perfect. एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, सेफ्टी वाला. हाँ, लेबर लॉ इम्प्लीमेंटेशन इज नथिंग बट ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करना. हाँ, किसी ने इधर से कुछ और बोला. प्रमोशन. एसेंशियल इक्विपमेंट प्रोवाइडेड होना चाहिए ओके. और
वर्क प्लेस अच्छा होना चाहिए. एम्बियंस से भी बहुत फ़र्क पड़ता है. इफ़ योर एम्बियंस इज़ वेरी गुड, समटाइम्स टू गुड के साथ कोजी हो जाते हैं कि भाई छोड़ो चाय पकौड़ा खा के खत्म करते हैं. देर इज़ एन ऑफिस of one of my client that I visited 2 years back in Bandra. वो लोग ने ऑफिस में डेस्क रखा ही नहीं है कहीं पे. सोफा, चेयर्स, घर की ट्रिपॉई, हर एक सोफा के सामने टीवी. और सिंस दे आर अ बैक एंड ऑफिस, ओके, मतलब दे डोंट डील विद कस्टमर्स, बैक एंड का सारा फॉर्मेलिटीज करते हैं, तो सब एम्प्लॉयज़ को बोला कि घर के चड्डे में आने का. इट्स ओके. कस्टमर को मिलना नहीं है, क्लाइंट मीटिंग होता नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है. वो लोग मतलब कोविड के बाद हम लोग जब गए थे ना, लेजिट टीवी पे महाभारत देख रहे थे. कि आजकल आदत हो गई है ना ये सब देखने की, महाभारत रामायण. वो टीवी लगाया हुआ काम कर रहे हैं वो लोग. घर का फीलिंग, ट्रिपॉड पे पैर रखा है, सोफे पे बैठा हुआ है, बाहर महाभारत चालू है. वर्क प्रोडक्टिविटी अच्छा आ रहा था. बैक एंड है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कुछ भी पहन के आओ. फिर गुड वर्किंग कंडीशंस. हाँ, और कैन आई से एम्प्लॉय शुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट. कि एम्प्लॉय के पास कुछ आइडिया है तो मैनेजमेंट कंसिडर कर सके. मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन. क्लियर इधर तक पॉइंट्स. मेजॉरिटी अपने कवर कर ले, एक आध दो छूटा होगा तो देख लेते हैं. फर्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी, कवर्ड. सेकेंड इज फेयर रेम्यूनरेशन, पैसा अच्छा मिलना चाहिए. तुमने क्रू मूवी देखा है? क्रू, करीना कपूर, कृति सेनन और कौन, तब्बू, विजय माल्या वाला पूरा केस था किंगफिशर एयरलाइंस का. तुम देखो स्टार्टिंग में 6 महीने तक किसी को पगार नहीं मिल रही थी, सबका मुंह चढ़ा हुआ था और काम कर रहे थे वो लोग. तुम कभी प्लेन में जाओ, तुमको वो एम्प्लॉय समझ में आ जाएगा जिसका नोटिस पीरियड चालू है. तो ना चिढ़ के बात करे, क्या है, कितनी बार पानी मांगेगा, ऐसा ऐसे मुंह पे नहीं बोलते. बट थर्ड टाइम सर दिख रहा है कि चिढ़ गए. क्यों चिढ़ गए? यू सी इन एंटायर मूवी ऑल द एम्प्लॉइज वर फ्रस्ट्रेटेड. 6 महीने से सैलरी नहीं मिला है. तुम क्या कस्टमर को प्यार से रखोगे? नहीं. मेरे को भी पैसा नहीं मिला है, जाना है तो जा, मत खरीद टिकट. कौन सा तुम्हारे टिकट का पैसा मेरे को मिल रहा है? और फिर दिस 3 जो मेन कास्ट रहता है, दे स्टार्ट स्मगलिंग गोल्ड एंड अदर्स आइडेंटिफाई. हाउ डू दे आइडेंटिफाई दिस? कि लोग क्या खुशी खुशी सर्व कर रहे हैं सबको, दे हंस हंस के बात कर रहे हैं कस्टमर से, कुछ तो गड़बड़ है. ये चीज को लेके उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यार सबका मुंह चढ़ा हुआ तो तेरा क्यों खुश है, मतलब कुछ तो स्कैम है. समझा? हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, गुड वर्किंग कंडीशन, ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. अगर तुम तुम्हारे एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग नहीं दोगे ना, आउटडेट हो जाएगा, क्लाइंट नहीं मिलेगा. सीए इंडस्ट्री में तो खास, सिंस यू पीपल आर डूइंग सीए, तुम लोग कभी जाके प्रैक्टिस चालू करोगे खुद का, फिर तुम लोग ऐसा नहीं बोल सकते. मैंने तो मेरे टाइम पे, मैंने तो जेन्युइनली मेरे टाइम पे सर्विस टैक्स पढ़ा था, अभी जीएसटी चालू है, तो क्या बोलूँ, नहीं मेरे टाइम पे तो नहीं पढ़ाया था, मैं थोड़ी कर सकती हूँ. सर आप सर्विस टैक्स भरो, चलेगा क्या? यू हैव टू बी अपडेटेड. तुम्हारा डीटी में अमेंडमेंट्स आ जाता है, बजट चेंज होता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो बहुत कुछ चेंज होता है. तो ठीक है, एक टाइम से मोदी आ रहे हैं तो सब कुछ स्टेबल है एकदम. समझा तुमको? नेक्स्ट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रमोशन एंड करियर, प्रॉपर ग्रीवियंस प्रोसीजर. पता है एम्प्लॉय कंप्लेंट पोर्टल होता है, तुमको मालूम है? अच्छी बड़ी ऑफिस में ना एम्प्लॉय कंप्लेंट पोर्टल होता है. कि अगर तुमको किसी टॉप लेवल आदमी से इशू है, अब उसको तो बोल नहीं सकते उसकी टीम में, तो कहाँ करोगे? ये पोर्टल पे कंप्लेंट करने का. एक्शन कुछ नहीं लेंगे, वो बड़े आदमी को समझाएंगे कि सर थोड़ा ध्यान रखो, ये सब फालतू में कंप्लेंट कर रहे हैं, और तुमको बोलेंगे कि हमने डांट दिया है, हमने डांट दिया है. बट एटलीस्ट ऐसा पोर्टल रखना पड़ता है ताकि एम्प्लॉय का कोई भी कंप्लेंट हो तो वो पोर्टल पे लिया जा सके. समझा? कॉपी डाउन. बहुत सिंपल चैप्टर है, मतलब इवन आई थिंक बिफोर सीइंग द आंसर वी डिस्कस 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स, तो तुम लोग से एनी विच वेज आ गए.
वर्कर्स का. सो ट्रेड यूनियंस, अब तुमको पता है ट्रेड यूनियन का स्ट्राइक है 9 जुलाई वेडनेसडे, भारत बंद करके वर्कर्स का स्ट्राइक है. So if there are some anti-worker activities that are taking place and government is not recognizing, this trade union leaders get activate, they collect all the workers and take necessary actions. वल्ला क्लास नहीं आएगी ऑनलाइन. रिप्लेस कर लो, बुरा लग जाएगा मुझे. Done? It is 7:54, 8:05. We start with our next answer. I think next 4 या 5 आंसर ही बचे. By 8:45 we should be done. फिर since Vakrutunda, Kamlekar and Kiran have travelled from Nalasopara, we will honor them with chocolate. मैंने कार्ट में ऐड करके रखा है, पर क्या बहुत सुबह सुबह ना, तो अभी 16 मिनट दिखा रहा है. Just relax for 5-10 minutes. Exponent side. उठ जा बेटा, मेरे को भी नींद आ जाएगी, मैं भी बहुत मुश्किल से जाग के आई. इस प्रॉपर वेरिएशन प्रोसीजर में आपने कौन सा पोर्टल बनाया? क्या HR पोर्टल होता है वो, जहाँ पे वो लोग अलग अलग सेक्शंस होता है जिसके अंदर आप कंप्लेंट कर सकते हो बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ मिसबिहेवियर यू हैव फेस्ड. आपने ई से कुछ बोला एम्प्लॉय ये सब HR में नहीं. हर एक कंपनी का खुद का नाम होगा उसमें, सब कंपनी का अलग नाम का रहेगा. चलो अभी ये अनदर इजी वन कमिंग. व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर्स? चलो ये फटाफट बोलो तुम लोग, इसमें तो कुछ डिस्कशन जैसा नहीं. हाँ, फेयर प्राइसिंग. बुक में से देख के नहीं बोलना है. फिर बहुत रिलेशनशिप में घुस गए मैडम, अभी बिजनेस से भी एक्सपेक्ट करेंगे सब चीज़ें बताएं. हाँ, क्वालिटी प्रोडक्ट्स. हाँ, सेफ्टी. फिर हाँ, पॉइंट तो लिखा है तुम्हारे इसमें, ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट. हाँ ठीक है, अभी वो फेयर एंड लवली लगा के लॉयर बन जाओ. फिर क्वालिटी प्रोडक्ट्स. कस्टमर की भी तो ग्रीवियंसेस होगी ना, कस्टमर कंप्लेंट्स. फिर आफ्टर सेल सर्विस. आंसर इधर ही खत्म हो जाएगा जिस हिसाब से चल रहा है. फिर
फर्स्ट वन इज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सेकेंड फेयर प्राइसिंग, हाँ प्रॉपर इंफॉर्मेशन, कस्टमर सेफ्टी, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम लोग ने जो प्रोडक्ट में डाला है, जैसा डाला है, जो प्रोडक्ट काम करता है एक्जैक्टली वैसा ही बताने का, बट ये आई थिंक मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी डिस्कस किया, ऐसा कुछ होता नहीं है कि ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग रहेगा। Then there is after sales service. Then there is something called as research and development. What do you mean by research and development, and how is it a responsibility of business towards customers? ताकि वो रिसर्च कर कस्टमर्स को और कुछ अच्छा प्रोडक्ट और better और easy कर सके life. Every product should be aimed to make customers' life more easy. समझा? Next, regular supply. प्रोडक्ट बना तो दिया, बट वो रीचेबल होना चाहिए जगह पे। एवरीवेयर द प्रोडक्ट शुड बी रीचेबल। क्या हुआ? सर कॉल करके तो कोई बोलेगा नहीं कि आपका प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में। नहीं, उससे क्या होगा, अगर आप प्रोडक्ट नहीं रखते हो ना मार्केट में, सब्स्टिट्यूट विल टेक ओवर। तो कंज्यूमर क्या करेगा? तो मुझे तो नहीं मिला ना। सी, इफ आई वांट समथिंग एंड एवरी टाइम इट इज आउट ऑफ स्टॉक, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी। मैंने एक बार वो चीज़ मांगी, वो बोला नहीं आया, तो पहले तो चलो मैं बहुत पॉजिटिव रहूंगी कि मे भी इतना डिमांड होगा कि बिक जाता होगा। अभी 2-3 बार के बाद भी अगर वो नहीं आया तो फिर मैं भी वो ब्रांड को छोड़ दूंगी। दे शुड हैव इंश्योर के प्रोडक्ट पहुंच रहा है, सप्लाई मैनेजमेंट अच्छा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हर एक कस्टमर तक प्रोडक्ट इजीली पहुंच रहा है और रेगुलरली पहुंच रहा है। ऐसा नहीं एक बार मिला फिर कभी मिला ही नहीं। समझा? नेक्स्ट इज अटेंड कंप्लेंट्स, जो भी ग्रीवियंस है कि कस्टमर की वो अटेंड करने के। अभी एक पॉइंट है ट्रेनिंग। कौन सा कंपनी कस्टमर को ट्रेनिंग दे रहा है? प्रोडक्ट कैसे बनाना है, यूज कैसे करना है वो। हाँ, वो एक्चुअली ना, इट्स नॉट ट्रेनिंग, इट्स डेमो। अब ठीक है, तुम्हारे जैसे किसी से बुक बनवाया है, manual, then a person comes and explain you if you buy any electronic item like air fryer, microwave oven, washing machine, वो बताता है क्या क्या करना है, क्या क्या, how to take care of these machines. समझा? एंड लास्ट इज अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन। चीट करने का नहीं, और पहाड़ों में 10 वाली चिप्स 15 की बेचने की नहीं। इधर तक क्लियर? कस्टमर इज अ वेरी सिंपल आंसर, यू कैन रिलेट ऑल्सो। हाँ मैडम शर्वरी ने लिखना चालू कर दिया है, वेरी गुड। गवर्नमेंट के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? हाँ, एक तो टैक्स भरने का, फिर follow rules and regulations. रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी गवर्नमेंट ने लॉ सेट किया फॉलो करने का। पता चला बिजनेस ही बिंदास तोड़ रहा है तो हम लोग भी बोलेंगे ना, बिजनेसमैन तोड़ रहा है तो हम लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं, पागल थोड़ी है। वैसे ही आधी चीजें फॉलो नहीं करते हैं। Accounting, records, strategy. सबमिट करने का एक बहुत मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से बिजनेस पे बहुत डिपेंडेंट रहता है गवर्नमेंट। सीएसआर हम लोग ऑयल कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? ड्यूटी ऑयल ऑयल नहीं, वो ऑयल बोल ऑयल कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट कंट्रीज से। मिडिल ईस्ट कंट्रीज से हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते तो पेमेंट किस में करते हैं? आइडली इट हैज टू बी देयर करेंसी बट वी पे इन डॉलर्स, यूएसडी। ये यूएसडी का स्टॉक आता कहाँ से गवर्नमेंट के पास? एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट कौन करता है? बिजनेस एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज करेंसी कमाते हैं एंड देन गवर्नमेंट कैन यूज इट। तो गवर्नमेंट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन बिजनेस टू मेक देम अर्न फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि बिजनेसमैन क्या है, फॉरेन एक्सचेंज लेगा, वो थोड़ी इंडिया में डॉलर यूज कर सकता है, तो सारा डिपॉजिट करवा के रुपीज ले लेता है, तो गवर्नमेंट के पास डॉलर का रिजर्व बढ़ता जाता है ना, वहीं से पेमेंट्स होते हैं बाकी के एक्सपोर्ट्स के। समझा? फिर एनीथिंग, ओके, लीगल कंप्लायंस, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, लॉ वगैरह कंप्लाई करने का। इन केस ऑफ इमरजेंसी यू हैव टू हेल्प ऑल्सो गवर्नमेंट, द बिजनेस हैज टू हेल्प गवर्नमेंट। तुमको पता होगा कुछ साल पहले केदारनाथ वगैरह में फ्लड्स आ गया था, तो काफ़ी बिजनेसमैन ने अपना हेलीपैड्स और हेलीकॉप्टर अपना सब लगाया था काम पे, पता है, टू रेस्क्यू द कस्टमर। सेलिब्रिटीज हैव पिच्ड इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू हेल्प आउट ऑल द लोकल्स दैट वर स्टक इन देयर। ऐसा तुमको मालूम है? फ्लड्स आया था तभी हेलीकॉप्टर भेजा था अपने इधर से उत्तराखंड में और सबको लेके आ रहे थे वापस। तो गवर्नमेंट के पास इतने तो हेलीकॉप्टर होंगे नहीं, बट प्राइवेट पीपल जो एकदम बड़े बिजनेस मैंने वो लोग तो ओन करते हैं ना ये सब चीज़ें, दे हैव ऑल्सो पिच्ड इन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो गवर्नमेंट भी एक्सपेक्ट करता है कि कभी कुछ क्राइसिस आ गया
ऐसा वॉर अभी हम लोग ने किया था मस्त 2 महीने पहले, ऐसा छोटा सा क्यूट सा ऐसा वॉर किया था, ड्रोन ड्रोन खेला था। और वो ड्रोन ड्रोन खेलने में पता है पाकिस्तान ने लोन अप्लाई कर लिया था, ड्रोन ड्रोन में पैसा खत्म हो गया उनका, फिर लोन के लिए अप्लाई किया वो लोग ने। समझा तुमको? तो ऐसे टाइम पे बिजनेस को भी थोड़ा हेल्प करना चाहिए गवर्नमेंट का। अपनी गवर्नमेंट ने लोन नहीं मांगा, एवरीवन वाज सपोर्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? लिखना चालू करो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कंज्यूमर्स। आऊँगी, लास्ट में आऊँगी। बहुत सिंपल है, गिव फेयर ट्रीटमेंट टू एवरीवन, डिफरेंशिएट नहीं करने का, अप्रिशिएट करने का। हाँ हाँ, कर रही हूँ इसको। ये 5th पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस नहीं है, लिख लो अभी, विल डिस्कस।
उसके लिए इजी पॉलिसी। हाँ, 1 मिनट रुक जा, खाली इतना लिख लेने दे, फिर कौन सा सेकंड और फर्स्ट पॉइंट हो गया लिख के? ले चलो, पेन्स डाउन। आई विल डिस्कस व्हाट इज इम्प्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज। बंद कर दो, बुक बंद कर। Now back in 90s, there was an agreement called as GATT, General Agreement on Tariff and Trade, which was started by developed countries. जो countries developed हो चुके हैं, आपको समझता है हमारी country developing है, और independence के टाइम तो ऑलमोस्ट अंडर डेवलप्ड थे हम लोग, तो वो लोग ने इसे स्टार्ट किया। फिर धीमे धीमे क्या हुआ कि ट्रेडिंग तो यार अंडर डेवलप्ड कंट्री के साथ भी करें, इनफैक्ट उनके साथ तो ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि सस्ते में माल मिल रहा है ना उधर से, तो सब लोग ने ज्वाइन कर लिया वो अग्रीमेंट। बट नाउ यू अंडरस्टैंड द अग्रीमेंट वाज स्टार्टेड बाय डेवलप्ड नेशन, तो सारे पॉलिसीज है ना उनके फेवर में ही थे। डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशन के फेवर में पॉलिसीज नहीं थे। So where business and government comes together, so that's where Rajiv Gandhi was the head. उसने बॉयकॉट किया कि मैं तो नहीं करूंगा, मेरे जैसे दूसरे देश से भी नहीं करवाऊंगा। अरे 21 कंट्री से भी देखा कि देख लेते कब तक बिना ट्रेडिंग के रहोगे, क्योंकि पैसा तुम लोग के पास नहीं, हम लोग के पास तो है। ऑल दिस यूके एंड ऑल ब्रिटिश कंट्रीज, यूरोप कंट्रीज, तो उसने इंडिया को कन्विंस किया कि इंडिया ट्रेड नहीं करेगा, श्रीलंका को कन्विंस किया, जो भी छोटे छोटे कंट्रीज है सबको कन्विंस किया कि अभी अपन ट्रेड ही नहीं करेंगे, अपन सस्ते में माल बेचते हैं इसलिए इनको इतना पावर है ना, नहीं बेचेंगे। देन केम क्राइसिस इन श्रीलंका, फाइनेंशियल क्राइसिस, बीच में भी आया था, तुमको पता होगा, तो 3-4 साल पहले हैवी रिसेशन आया वहाँ पे, तो श्रीलंका ने बोला भाई बस अभी बहुत सपोर्ट कर लिया, अभी हम लोग बेचना चालू कर रहे हैं, पैसा चाहिए अभी हम लोग को, थोड़ा टाइम और रुक। ये लोग श्रीलंकन पीपल स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग फिश टू अदर। अब इंडिया का पावर कम होता है, दैट्स व्हेन राजीव गांधी हैड अ वर्ड विद धीरूभाई अंबानी कि तू यार तू हम लोग को सपोर्ट कर, पैसा वैसा दे थोड़ा, भी हम लोग श्रीलंका को हेल्प आउट कर लेते हैं। नाउ एज अ बिजनेस इज ही obligated to help, but this was very important decision। तो इसने क्या बोला, आई विल हेल्प। बट इस वक्त तुम देखोगे ना हर चीज गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलती है, हम लोग के पास तो पावर ही नहीं है कंट्री में। दैट्स व्हेन आइडिया ऑफ प्राइवेटाइजेशन वाज पिच्ड। तो एक काम करते, प्राइवेटाइजेशन लेके आते, प्राइवेट वालों को भी थोड़ा पावर दे देंगे, तुमको भी थोड़ा पावर मिलेगा, हमको भी थोड़ा पावर मिलेगा, तुम हमको हेल्प करोगे। फिर ऐसा होता है सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के, भाई हम लोग को रिजॉल्व करना है। फिर तो ठीक है, थिंग्स वेंट वेरी अगली, श्रीलंका वालों ने सुना नहीं, राजीव गांधी ने आके गुस्से में तमिलियंस के लिए उल्टा सीधा बोल दिया, फिर हमारे वाले तमिलियंस को लग गया कि हमारे बारे में बोला गया है, फिर उसको बॉम्ब से उड़ा दिया गया था, एंड थिंग्स बिकम वेरी अगली। But this is what it means when you discuss socio-economic. Well, this point is something that you might not know practically, but it's very very practical कि ऐसे टाइम पे बिजनेस एक दूसरे से, बिजनेस और गवर्नमेंट एक दूसरे के क्लोज आते हैं कि यू गिव अस हेल्प, वी विल गिव यू अ फेवर। समझा एवरीवन? क्लियर? पीपल ऑनलाइन समझा तुमको? साई मयंक ऐसा कुछ? यस यस समझा इधर तक? ओके, एक और आंसर है, उसके बाद हम एक 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। दैट आंसर टॉक्स अबाउट सोसाइटी, एनवायरमेंट को लेके, एकदम तुमने टिपिकल ईवीएस में पढ़ा था ना, वैसा वाला आंसर है। तो एक बार खाली हंट, द हंट क्या है? लेक्चर के बीच में द हंट, मैम आपने द हंट देखी है? मेरे को, मैं डाउट सोच रही हूँ कि ये कौन सा मैंने पढ़ा है।
चलो एक वो ईवीएस वाला आंसर देख लेते हैं, जेनरिक पॉइंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन। पता है काफ़ी बिजनेस स्कूल्स में कंपलसरी होता है कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को जॉब या तो स्कूल में एडमिशन दो। तो आइडियली प्राइवेट स्कूल्स क्या करते हैं, उनके इधर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ना, मौसी वगैरह, उनके ही बच्चों को एडमिशन दे देते हैं, ताकि क्या थोड़ा कंट्रोल में भी रहे, कुछ आड़ा टेढ़ा करेंगे नहीं, पता है जॉब लिंक्ड है इसके साथ। तो ये कंपलसरी हर स्कूल के लिए होता है कि एटलीस्ट 5% ऑफ योर सीट्स शुड गो टू वीकर सेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फीस, दे विल नॉट पे दैट मच फीस। जो नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल का फीस रहता है वो लोग उतना ही भरेंगे, समझा। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, बैकवर्ड रीजन में जाके भी बिजनेस स्टार्ट करने का, ताकि उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले, उनके यहाँ भी पैसा जाए। प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटी, स्मगलिंग वगैरह होता है, मतलब ये बहुत हाई लेवल एग्जांपल दे दिया कि स्मगलिंग पता भी नहीं चलेगा तुमको प्रोटेस्ट करने के लिए, इतना पता चलता तो पुलिस ही पकड़ लेती ना। बहुत नीटली करते हैं वो काम कि किसी को भी ना पता चले, बट इफ यू आर अवेयर ऑफ सच थिंग्स you have to take a stand against such thing. There was an brand of Europe, good quality product, good pricing, no cheating with customers, people revolted against that plan. मैंने मार्केटिंग मिक्स में ही तुमको समझाया था, क्यों? वो लोग अफ्रीका से चाइल्ड लेबर, एंटी सोशल एक्टिविटी, क्योंकि उधर अफ्रीका के सर्टन विलेजेस हैव एक्सट्रीम पॉवर्टी, अलग अलग बीमारियां हैं, वो लोग को ठीक करना आता नहीं है, डॉक्टर जैसा बेसिक फैसिलिटी भी वहाँ पे नहीं है, नर्स नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो लोग दे आर वेरी हैप्पी अगर उनको 100 रुपये भी दिन का मिलता है तो दे फील इट्स लाइक द बेस्ट थिंग एवर दे गॉट। प्रोसेस क्लीन नहीं होगा ना तो भी इट इज़ एंटी सोशल यार। तुम सोचो छोटे छोटे बच्चों से काम करवा के तुम प्रोडक्ट बना रहे हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, समझा। राजीव गांधी असैसिनेशन, अरे ये था द हंट, ओके। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस एट द टाइम ऑफ नीड, बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। एग्जांपल वॉर, ये जब भी वॉर वगैरह का चला, इनकेस अगर डैमेज ज़्यादा होता ना तो बिजनेस भी रिस्ट्रक्चर करने में हेल्प करता है कि ये वाले पता है चाइना लद्दाख में अपने ना एक ब्रिज है जो हम लोग बना रहे हैं, जो चाइना ने 3 बार तोड़ दिया है, क्योंकि ब्रिज का पर्पज ही है कि आर्म्स एंड एम्यूनेशन इजीली चले जाए, और चाइना को भी मालूम है, तो हर बार वो ब्रिज तोड़ देते हैं, कुछ तो बॉम्ब गिर जाता है। तो एट टाइम्स इट हैज़ हैपेंड दैट रिलायंस हैव आल्सो हेल्प कि थोड़ा कंस्ट्रक्शन हम लोग करवा देंगे उसका, बिकॉज इफ यू नो दे आर इनटू कंस्ट्रक्शन बिजनेस, L&T इज इनटू कंस्ट्रक्शन बिजनेस, तो दे विल हेल्प द सोसाइटी, समझा। प्रिवेंट कंजेशन, मतलब ये मुंबई में तो पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, वो ऐसा पास बिजनेस घर ऐसा सब नहीं करने का, थोड़ा स्पेस होना चाहिए, नहीं है अपने पास इधर स्पेस। बट इफ़ यू सी टीयर 2 सिटीज समझता है तुमको, इंदौर वगैरह, वहाँ पे ऐसा प्रॉपर बाइफर्केशन रहता है कि घर के आसपास सीधा कोई फैक्ट्री नहीं होता है, अपने इधर हर कुछ सब बाजू बाजू में रहता है, क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगर बिजनेस बैकवर्ड रीजन में स्टार्ट होगा तो कहने से बेरोजगारी कम होगी, एवरीवन विल गेट एम्प्लॉयमेंट मिलने से क्या होता है, सबके पास इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, विच दे कैन स्पेंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, क्लियर। ये एक लास्ट पॉइंट लिख लो, फिर हम लोग छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आई थिंक फिर 30 मिनट्स का एक ग्रुप डिस्कशन बाकी है। एट 40 we will see.
चलो, people online, people offline, settle down. We are now left with two concepts. One is business ethics. Another one is CSR. CSR in your book is given for 1.5-2 pages. उतना आंसर तुमको कभी आया नहीं है 8 मार्क के लिए. और CSR का ना मैंने एक शॉर्ट आंसर बना के जो एग्जाम में लिखना होता है ऑलरेडी PDF में रखा है. आई विल पुट दैट इन द ग्रुप, तो तुम लोग वो आंसर रेफर कर सकते हैं. ऑफ कोर्स आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. फर्स्ट इज बिजनेस एथिक्स. बिजनेस एथिक्स का क्या मतलब होता है? कैन आई से व्हेन आई से बेसिक फॉलो करने चाहिए, कंपलसरी होता है कि नहीं? सो बिजनेस एथिक्स इज समथिंग दैट इज वॉलंटरी. ये करना है तो करो, लॉ में नहीं लिखा है कहीं पे ये सब करना है. बट आइडियली टू इस्टेब्लिश गुड ब्रांड यू हैव टू फॉलो सच एथिक्स. नाउ फर्स्ट एंड बेसिक पार्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स इज कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म करना है उसके लिए सर्टेन रूल्स हैं. कैसे बिहेव करना है उसके लिए भी होता है कोड ऑफ कंडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिफिकली फॉर जेन जी एंड जेन अल्फा जनरेशंस, तुम्हारे लिए कोड ऑफ कंडक्ट में ये डिजाइन करते हैं ऑफिस में कि ये पहन के नहीं आ सकते आप. जो मैंने मेरे जनरेशन तक देखा ही नहीं था. मेरे जनरेशन तक ये कोड ऑफ कंडक्ट था ही नहीं, खाली बोल दिया था फॉर्मल्स पहनने का है. वो जूम वाले अटायर में आ रहा है, ऊपर शर्ट नीचे बरमूडा शॉर्ट्स, क्लाइंट मीटिंग में. And then they express themselves very nicely कि I have to be very comfortable to be productive. So this was the very first time where I saw code of conduct in big offices for what to wear. जो पहले के employees थे ना, so understand this generation is much more upfront, relaxed and less judgmental. हमारे से पहले वाले जो लोग हैं बहुत जजमेंट, मतलब I will give you a very practical example. If you wear a proper one piece in an office, वो पता है फॉर्मल वन पीस आता है, तुम देखो अंकल लोगों को, वो तुमको इतना जैसे देखते रहेंगे ना, तुम अनकंफर्टेबल फील हो जाओगे. फिर वो कोड ऑफ कंडक्ट में HR को डालना पड़ा था कि भाई इट्स नॉर्मल टू वेयर सच थिंग्स, यू कैन नॉट स्टेयर एंड मेक अदर पीपल अनकंफर्टेबल. देखो स्टेयर कर रहा है तो लीगली कुछ गलत नहीं है, और तुम सामने वाले को तो अनकंफर्टेबल कर रहे हो ना. ऊपर से वो अंकल दूसरे अंकल को बुला रहा है. यू आर अंडरस्टैंडिंग अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस इज नॉट लीगली रॉन्ग. दूसरे अंकल को बुला के दे क्या गलत नहीं है, पर कैन आई से दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑल्सो एट द सेम टाइम. मैंने तुमको आई थिंक एग्जाम्पल दिया था, कैडबरी में वर्म्स आए थे और नहीं डिनाई करते था, नहीं है इसमें एक आदमी आ गया रहेगा. उसने पूरा बैच रिकॉल किया. एथिकल, कंपलसरी नहीं था. प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, वो बोल सकता था ना, मेरे को क्या मालूम कौन से बैच की चॉकलेट किधर किधर गई है. वो लोग में बैच नंबर होता है, पता है हर एक प्रोडक्ट के पीछे, तुम देखना कभी भी बैच नंबर होगा. तो सारे बैच के प्रोडक्ट शॉपकीपर को बोल के रिकॉल करवाए, जहाँ तक उनका पॉसिबिलिटी था सब जगह से. ऑफकोर्स कुछ जगह छुट्टी होगी, पॉसिबल नहीं है एक बार सप्लाई करने के बाद वापस पूरा एज इट इज आ जाए. दिस इज बिजनेस एथिक्स. कि पता है कुछ गलत हुआ है तो भी हम हमारे साइड से क्या सही कर सकते हैं. एयर इंडिया क्रैश, रिसेंट वाला एग्जाम्पल, 241 पीपल डाइड इन एयर इंडिया क्रैश. सब फैमिलीज को पर फैमिली 1 CR दिया है. आइडियली ऐसा कोई रूल नहीं है कि इतना कॉम्पेंसेशन देना होता है. कहने से बिजनेस वॉलंटरली कर रहा है, उसको भी मालूम है 1 करोड़ देके किसी का पूरा फैमिली वापस नहीं आ जाएगा. देयर आर so tragic things that have happened. People who were just married for a week और मिलने गए थे, entire family was about to settle in London, जो सेल्फी बहुत वायरल जा रहा है with their 3 kids. Your 1 CR cannot bring that back. But of course ऐसा तो नहीं है कि पायलट और क्रू बच गया, खाली पैसेंजर्स ही गए, सब गए थे वहाँ पे. There was a major technical problem और सब जितने भी लोग थे सारे के सारे everyone is dead. But at least what we can do to rectify is what business ethics is.
कि हम क्या कर सकते हैं हमारे साइड से. एथिक्स आई बिलीव टाटा ऑन द टॉप. एयर इंडिया इज टाटा कंपनी अगेन. समझा तुमको. किधर भी लॉ में नहीं लिखा है कि ऐसा करना चाहिए. इट्स अ वॉलेंटरी थिंग. इट्स समथिंग यू हैव टू डू. इट्स अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट यू शुड नो हाउ टू बिहेव, कि ऐसा नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल क्लास में फ़ोन चलाना लीगली गलत है क्या? जेल में डलवा सकती हो क्या क्लास में फ़ोन चलाया तो? बट डू यू थिंक इट इज़ रॉन्ग? यस, दिस इज एथिक्स. समझा तुमको? हाँ, अभी किसी ने ये बोला ना कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट नहीं सिखाया, ऐसा मेरे को मैसेज किया है, तो मैं ब्लॉक कर दूंगी. इसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन है. और वो भी एक एक लाइन है. वो तुमको खुद से आना चाहिए. रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल मैं नहीं सिखा रही हूँ. फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, मतलब सर्टेन लेवल्स दे हैव जस्ट ड्रॉप्ड सो बैड इन योर उसे बुक, लाइक वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, रेलवे, रोडवे. उसके बाद ये एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन. Business ethics is something good that you should know. Certain points of business ethics. First, it is code of conduct. It is behavior. Law नहीं है वो कि ऐसा करना ही पड़ेगा, but ऐसा behave करना चाहिए. This is an ideal way to behave in society. Second, based on moral and social values. For example, you go to a social event. तुम लोग नमस्ते करते हो. कहना इसे नहीं किया तो आंटी तेरे को जेल डलवा सकती है, लेकिन नहीं किया तो तुझे ये पता है तेरी मम्मी मारेगी, तो तुम कर दो. क्यों कर दोगे? क्योंकि इट इज़ अ सोशल बिहेवियर दैट इज एक्सेप्टेबल. कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यू गिव देम अ लिटिल बिट रिस्पेक्ट ऑल द एल्डर्स. भले वो फिर तुम लोग की बिचिंग कर रहे हो, और वो थोड़ा बहुत तो रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करेंगे तुमसे. एंड यू आर सपोज टू गिव दैट, नॉट बिकॉज द लॉ सेज इट, बट बिकॉज इट इज वॉलेंटरी. सेकेंड, यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ बिजनेस एथिक्स फ्रॉम पीपल हु आर एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड, क्योंकि वहाँ पे ये सब सिखाते हैं. पता है MBA वगैरह की जो क्लास रहती है ना, जो अच्छे बिजनेस रहते हैं, जो MBA वगैरह करके आए रहते हैं, लुक हाउ दे टॉक टू कस्टमर वर्सेस सम नॉर्मल बिजनेस, हाउ दे टॉक टू कस्टमर. यहाँ पे पहले आई थिंक हिताक्षी मैडम बैठते थे. हिताक्षी मैडम का, शी वॉज गुड विथ स्टूडेंट्स, बट ऐसा कभी कभी ऐसा कि किसी स्टूडेंट ने कुछ बोला तो ये भी बोल देती है. शी इज़ ऑल्सो वेरी यंग, और उसने कुछ बिजनेस एथिक्स का कोर्स करवा के नहीं बिठाते हम लोग इधर. क्या बया जावा जा. बट इफ यू सी एम्प्लॉइज ऑफ हाई रेटेड companies, Tata, look how they talk. कोई भी तुम लोग, इनफैक्ट इफ यू गो टू एनी ऑफ देयर अकोमोडेशन जहाँ पे फॉर्म भरने होते हैं, वो एम्प्लॉय तुमसे फॉर्म भी नहीं भरवाएगा. सर मैं भरती हूँ, आप खाली बोलते जाओ. आप समझो आपको कितना कंफर्ट दे रहे हैं. देयर इज अ हॉस्पिटैलिटी चेन कॉल्ड स्टर्लिंग. सेम आपको वो कंफर्ट देंगे कि आपको क्या करना है, आप खाली साइन करो, इधर कुछ मत भरो, पेपर भी नहीं. वो अभी तो iPads यूज़ करते हैं वो लोग, इस पर साइन करो. कस्टमर कंफर्ट. उनका टोन भी ना एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा नहीं. यस यस. कभी कभी तो ऐसा मेरे को लगता है, मैं और मेरी मम्मी बात करेंगे ना मैडम, आपको सुन भी नहीं पाएंगे हम लोग. फिर एट गुजराती फैमिली वी टॉक वेरी लाउडली. आई डोंट नो व्हाई, बट वी टॉक वेरी लाउडली. सो इफ 3 or 4 ऑफ अस आर टॉकिंग, पहले तो ऐसा लगता है कि झगड़ा चल रहा है. फिर देन सामने वाला सुनेगा तो रियलाइज करता है नहीं बातें कर रहे हैं. उसमें वो एम्प्लॉय क्या बोलेगी ना, सुनाई भी नहीं देगा, लेकिन दे कैन नॉट रेज देयर वॉइस अबव अ पर्टिकुलर डेसिबल. नहीं, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते जोर से. आराम से ही बात करने का, कितना भी वाहियात कस्टमर हो, यू कैन नॉट रेज योर वॉइस. इज इट कंपल्सरी? नो, इट्स वॉलेंटरी, बट गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस हैव इट. देन रिलेटिव टर्म. ए रिलेटिव टर्म मतलब इट चेंजेस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, प्लेस टू प्लेस. तुम US वगैरह UK में जा रहा हो, फिर तू नमस्ते कर रहा है तो उधर ऑडी लगने वाला है. तो तू ऐसा नहीं बोल सकता. नहीं, एथिक्स में तो ये सिखाया था मेरे को, अरे भाई इधर हैंडशेक का है, देयर दे ग्रीट विद अ हैंडशेक, हियर यू ग्रीट विद अ नमस्ते. इट चेंजेस. रिलेटिव मतलब चेंजेस, नॉट कांस्टेंट कि ऐसा ही करना है. US जाके भी पैर छूने नहीं, तो वो कंफर्टेबल नहीं होगा ऐसा कि भाई पैर वैर छू लिया, अचानक पैर में पड़ गया. तो तुम लोग कहीं भी नहीं चिपका सकते कि नहीं बिजनेस एथिक्स हमको सिखाया. It changes from country to country, culture to culture. And last is, it's a very new concept. पहले बिजनेसमैन ये सब फॉलो नहीं करते थे. अभी कंपटीशन में इतना बढ़ गया ना कि अगर आप एथिकल प्रैक्टिस नहीं करते हो, प्लस सोशल मीडिया, कुछ भी गलत किया, कोई इन्फ्लुएंसर इंसान रहा, डाल दिया कि हमारे साथ ये हुआ है. अभी मैं रिसेंटली ना रिबेल किड का स्टोरी देख रही थी. उसके साथ कुछ कैब में फ्रॉड हुआ था. सबको मालूम है उसके साथ कैब में फ्रॉड हुआ था. फिर देयर इज अ पर्सन कॉल्ड अनीता दीक्षित करके. She also had posted some cab का fraud.
सो इफ दे मेंशन, दोनों ने ही कंपनी का नाम मेंशन नहीं किया है, बट डू यू रियलाइज इफ दे मेंशन कि फॉर एग्जांपल ये उबर में हो गया था, तो लोग कॉन्शियस हो जाएंगे नहीं उबर बुक नहीं करता, अपन ओला बुक करके चले जाते, ओला वैसे इंडियन कंपनी, इंडियन को भी पैसा मिलेगा। तो एथिक्स अभी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि तुमने कुछ अनएथिकल किया, पब्लिक डाल देगी सोशल मीडिया पे कि मेरे साथ ये गलत हुआ है। फूड फार्मर को देख लो, ये शुगर इतना डाल रहा है, सब शुगर कम कर रहे हैं उसके डर के मारे कि भाई वापस ट्वीट कर देगा या वापस रील बना के डाल देगा हमारे अगेंस्ट। सो फॉलो एथिक्स। इधर तक समझा? अभी मैं बोलूँ कि तेरा बिजनेस नैतिक ना बहुत अच्छा चल रहा है, प्लीज हेल्प द सोसाइटी, विल यू हेल्प? इट इज नॉट कंपल्सरी बट यू हैव टू हेल्प। वो अभी इसलिए बोल रहा है क्योंकि पैसा नहीं है तेरे पास, एक बार आने तो दे। तेरे पास 100 करोड़ आता है और मैं ऐसा बोलती हूँ यार 5 करोड़ दे देना सोसाइटी को, तू देगा? नहीं देगा, तुम 100% नहीं देगा कि मैंने इतना मेहनत से कमाया है, मैं क्यों 5 करोड़ फ्री में दूं? मेरे को नहीं देने का है, कमा रहे बोलो सोसाइटी को। बिकॉज अंडरस्टैंड, पर्सन हु हैव अर्न 100 करोड़ ना, उसको लॉटरी से 100 करोड़ नहीं मिले, उसने मेहनत करके ब्रांड बनाया होगा तभी जाके 100 करोड़ मिला होगा। और तुम बोलते हो पब्लिक में बांटो, नहीं बांटने का मेरे को। तो गवर्नमेंट को मालूम ही था कि ये सब हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आपको सोशल मीडिया से अटेंशन मिलेगा, तो नहीं चाहिए मेरे को। 100 करोड़ मैंने कमाया तो अटेंशन मिला ही है, इसका मतलब मेरे को जीवन में। गवर्नमेंट को मालूम ही, आप कितना भी कन्विंस कर लो कि सोशल मीडिया पे अटेंशन मिलेगा, ग्लोबल लेवल पे आपका नाम अच्छा होगा, लॉन्ग रन में बिजनेस प्रैक्टिसेस अच्छी होंगी। बिजनेस करने वाला इसलिए लॉ में डाल दिया है कि कंपलसरी एनी बिजनेस who earns a profit of more than 5 crore has a capital of more than 100 crores, रिजर्व्स है उसके पास 500 करोड़ के, तो आपको करना ही पड़ेगा। ये सब बिजनेस का नहीं बोल सकते, बेचारा कोई बिजनेस लॉस बना रहा है, लॉस मेकिंग है, तो फिर तुम उसको फोर्स नहीं कर सकते। बट जो प्रॉफिट मेकिंग है, जिसके पास पैसा अच्छा है, करो ना। कंपलसरी लॉ में डाल दिया कि करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। In Companies Act 2013, it is a mandatory law for business fulfilling certain requirements of monetary category are liable to do good activities. खुद से करना है तो करो, नहीं CSR का मिलता है बेनिफिट, CSR का बेनिफिट मिलता है। टैक्स बेनिफिट के लिए भी पीपल डोनेट अमाउंट, और उसमें कैसा रहता है ना, व्हाट प्रैक्टिकली आई हैव सीन, पीपल डोनेट अमाउंट, फिर वो 5% काट के उसको वापस दे देते हैं। इट्स वेरी सिंपल, it works like that. For tax benefits they do this, they don't actually donate. समझा? अभी CSR की एक्टिविटीज में ना कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। पहले तो हम लोग मॉनेटरी लिमिट्स देखेंगे, तुम्हारी बुक में अभी भी पुराने वाले ही चल रहा है, तो आइडियली पहले मैं क्या करती थी, जो करंट है ना लॉ में अपडेटेड वो बताती थी, पुराने बताती थी। फिर एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कौन सा लिखना है अभी, तो अपन पुराने वाले ही लर्न करेंगे, अपन को देखना ही नहीं है क्या जो बुक में वो लर्न करो। CSR की एक्टिविटीज ना तुम आउटसाइड इंडिया नहीं कर सकते। क्या हो मैं फ्रांस को डेवलप करूंगा, मैं फ्रांस की गरीबी हटाऊंगा, ये तो नहीं मिलेगा डिडक्शन। तो तुमको CSR में काउंट भी नहीं किया है। मैंने फ्रांस में बच्चों को फ्री में बुक बांटी, तो किसने बोला था फ्रांस में जाके बैठने को? इंडिया में क्या कम पढ़ रहे क्या बच्चे? 140 करोड़ लोग हैं हम लोग, इधर बांटना फ्री में। तुम आउटसाइड इंडिया भी नहीं कर सकते हो। प्लस अगर तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा शादी में होता ना, कुछ नहीं समझ में आता तो कवर गिफ्ट कर देते अपन, पता है एनवेलप में 1000 रुपये डाल के दे देते हैं। तो ऐसा भी एक प्रोविजन रखा है कि आप गवर्नमेंट फंड में डोनेट कर दो उतना पैसा, हम लोग वी विल टेक केयर। बट देयर आर कंपनीज हु एक्चुअली इनिशिएट वेरी गुड थिंग्स। फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय क्लाइंट, उसके CSR एक्टिविटी में क्या पता है, उसने 4-5 गांव सिलेक्ट किए हैं, वहां पे वो लोग रेन हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग समझता है, तुमने इंग्लिश में पढ़ा है कि बारिश का पानी आता है, वो वेस्ट हो जाता है, उससे अच्छा उसको जमा करो, उसको फिर फ्लश वगैरह में रीयूज करो। ऐसा वो लोग ने पूरा प्रोजेक्ट बनाया कि 5-6 गाँव को पानी का कभी कमी नहीं पड़ेगा। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। फिर इफ यू डोनेट टू दैट बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, CSR का पार्ट होगा। समझा तुमको? CSR मिड डे मील, वो तो गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में खाना देते ही है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में खाना देने का लॉजिक क्या है कि इफ यू डोंट प्रोवाइड देम मील्स दे विल नॉट कम टू स्कूल, दे आर नॉट मोटिवेटेड टू गेट एजुकेटेड। बट तुम बोलोगे खाना फ्री में ना तो पब्लिक आता है, तो इसलिए पेरेंट्स भेजते हैं कि एटलीस्ट इसका तो खाने का सॉर्ट हो जाएगा, बाद में अपना देख लेंगे। समझा? नाउ चलो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ 1500 करोड़ और मोर। अब व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्थ? टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? हाँ, आपका जो सेल्स होता है ना वो। एंड देन नेट प्रॉफिट ऑफ 15 करोड़ और
तीन तीन क्राइटेरिया है, नेटवर्थ 1500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़, प्रॉफिट 15 करोड़। तीनों में से अभी क्यों ऐसा किया है तीनों में से एक? क्योंकि वो लॉस मेकिंग भी हो सकता है और तो लॉस मेकिंग है तो आइडियली चार्ज करना चाहिए आपको। आप लॉस कर रहे हो, आपकी कंपनी, तो आइडियली यू शुड चार्ज CSR। कैन आई से जोमेटो इज लॉस मेकिंग? जब भी जोमेटो का IPO आया था तभी वो लॉस मेकिंग कंपनी था। क्या इसका मतलब छोटा बिजनेस है जोमेटो? इसलिए सेल्स का क्राइटेरिया रखा, क्योंकि जोमेटो सेल्स बहुत जोरदार करता है। भले अभी लॉस कर रहा है क्योंकि आदत लगा रहा है वो, बट कंपनी बड़ा है, इसलिए कि अगर आपका सेल्स 1000 करोड़ से ज्यादा हो गया ना तो भी आपको करना पड़ेगा, भले फिर लॉस कर रहे हो। वरना ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी से बच जाएंगी ना, वो लोग जानबूझ के थोड़ा बहुत बिजनेस को डिस्काउंट दे देंगे कस्टमर्स को। रिलायंस जियो मेकिंग लॉस, इनफैक्ट उसका स्टार्टिंग में तो टर्नओवर भी 1000 करोड़ नहीं हुआ था क्योंकि फ्री में सिम दे रहे थे, बट उसको मालूम है नेटवर्थ मतलब ओनर का कैपिटल तो जोरदार है ना, रिलायंस स्पॉन्सर कर रहा है उसको, तो भी तुम करो। वरना तो सब कंपनी ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं हमारा 15 नहीं हमारा 14 करोड़ ही प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी हम लोग नहीं करेंगे। इसलिए उसने तीनों क्राइटेरिया पकड़ के रखा है कि अगर तुम्हारा होल्डिंग कंपनी जो तुम में पैसा डाल रहा है वो जोरदार है, रिलायंस 1500 करोड़ आराम से क्रॉस करता है, तो तुम करोगे। तुम जोमेटो जैसी कंपनी जो 1000 करोड़ का सेल्स कर रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं कर रही है, तो भी तू CSR करेगा। और तू नॉर्मल कंपनी है, इतना कुछ नहीं है, लेकिन 15 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट कर रहा है, तो भी तेरे को CSR का एक्टिविटी करना पड़ेगा। समझा तुमको? CSR का एक प्रॉपर कैलकुलेशन होता है, इट्स अ वेरी बिग कैलकुलेशन, ऑफ कोर्स इट्स नॉट इन योर बुक, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ इट्स अ वेरी बिग कैलकुलेशन, देयर आर लॉट ऑफ एडजस्टमेंट कि हाउ डू यू अराइव एट दैट प्रॉफिट, एंड 2% ऑफ दैट प्रॉफिट यू आर सपोज टू स्पेंड। समझा? CSR का एक छोटा सा आंसर, क्यूट सा आंसर मैं तुमको दे दूंगी, बिजनेस एथिक्स कॉपी कर लो। एक मिनट है, ये खाली इतना हाईलाइट वाला है वो लिख दो।